हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय गुर्जर है। चलो कहानी शुरू करें। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। चैप्टर 16। वह वन्या की तरफ देखते हुए अपनी तोतली आवाज में बोला, मम्मा आज वेदांश तो बहुत मजा आया। उद्धरण चिन्ह। वन्या को उसकी प्यारी प्यारी तोतली आवाज बहुत अच्छी लगती थी। वह वेदांश के गालों में किस करते हुए बोली, अरे वाह, आज मेरे बच्चे को बहुत मजा आया। अब आगे। ये कहते हुए वह वेदांश को गोद में उठाते हुए उसके कमरे में चली जाती है। वेदांश का कमरा ऊपर यक्षित के कमरे के बगल में ही था। वह उसके कपड़े चेंज करके उसे रेडी कर देती है। वेदांश ने आज किंडरगार्टन में बहुत उछल कूद मचाई थी, इसलिए वह वन्या के गोद में ही सो गया। वन्या उसे उसके कमरे की बालकनी के पास ही अपनी गोद में लिए हुए थी। वह थोड़ी ही देर में वन्या के सीने में लिपट कर सो गया। वन्या ने उसकी मासूम से चेहरे को चूम लिया और उसे उसके छोटे बेड में सुलाकर ब्लैंकेट से कवर कर देती है। थोड़ी देर तक वह वेदांश के पास ही बैठती है, फिर उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ यक्षित का कैबिन। यक्षित अपने कैबिन में लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी उसके पास समर्थ का कॉल आता है। वह फोन पर ही बताता है कि उस दिन उसकी कार में किसने अटैक करवाया था। समर्थ की बातें सुनकर यक्षित का चेहरा पूरी तरह डार्क हो जाता है। वह तेजस को आईएफएस की जिम्मेदारी सौंपकर अपनी कार में कहीं निकल जाता है। थोड़ी देर बाद यक्षित सिन्हानिया मेंशन के बैकयार्ड के एक कमरे में होता है, जहां समर्थ, आस्तिक और कुछ लोग होते हैं जिन्हें बेरहमी से मारा गया था। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे अब ज्यादा देरी तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। यक्षित उनके सामने एक चेयर पर शान से बैठते हुए बोला, बताओ, किसके कहने पर तुमने यक्षित राय सिन्हानिया पर अटैक किया? उद्धरण चिन्ह। वे लोग अभी भी शांत थे। यक्षित ने अपने बॉडी गार्ड्स से उन पर नमक डालने का ऑर्डर देता है, जिसे सुनकर उन सबकी तो रूह ही कांप जाती है। यक्षित के बॉडी गार्ड्स उन पर हल्का हल्का नमक डाल दिए होते हैं, पर उससे पहले ही उन लोगों की सहन शक्ति जवाब दे जाती है। वे यक्षित को अटैक करने वाले का नाम बताते हैं। हमने ये विक्रांत खन्ना के कहने पर किया है। यक्षित को पता चल चुका था कि ये अटैक विक्रांत खन्ना ने ही करवाई है, जिस पर यक्षित को पहले से ही शक था। वह समझ गया कि अब तक उसने ये पता करवा लिया होगा कि उसके साथ कार में एक लड़की भी थी जो उसकी वाइफ है। वह आस्तिक की तरफ देखे बिना ही उससे बोला, वन्या की सिक्योरिटी और बढ़ा दो। इस बात का खास ध्यान रखो कि वो बिना गार्ड्स के कहीं भी न जाए। उद्धरण चिन्ह। आस्तिक यक्षित का ऑर्डर फॉलो करते हुए बोला, यस बॉस। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने एक नजर उन लोगों की तरफ देखा जिन्होंने उस पर और उसकी फैमिली पर अटैक किया था। उसे उस अटैक से सहमी वन्या का डरा हुआ चेहरा याद आने लगा। साथ ही उसे अपने प्यारे वेदांश का निकनेम का भी मासूम सा डरा हुआ चेहरा याद आया, जिसे याद करके उसे सामने वाले लोगों पर बहुत जोर से गुस्सा आया। वह अपनी आग उगलती आंखों से उन्हें देखने लगा। फिर उसने एक पल की भी देरी नहीं की और एक शार्प नाइफ से एक एक करके सबका गला बेरहमी से रेंत दिया। उस कमरे में दर्दनाक चीखें गूंज उठी। यक्षित और बाकी सबका ध्यान एक दूसरी चीख पर गई जो कमरे के बाहर से आ रही थी, जिसे देखकर यक्षित की आंखें छोटी हो गई। ये और कोई नहीं वन्या ही थी, जो चीखते हुए अपनी आंखें दोनों हाथों से बंद की हुई थी। उसे इस तरह देखकर यक्षित समझ गया कि वन्या ने उसका खूंखार चेहरा देख लिया है। दरअसल वन्या रूम में बोर हो रही थी, इसलिए वह इधर उधर टहलने लगी और टहलते टहलते इस तरफ आ गई थी। पर अभी अभी उसने जो देखा यह उसके होश उड़ा देने वाला था। वन्या की तो रूह ही कांप गई थी यक्षित के इस खूंखार रूप को देखकर। उसने खुद को संभाला और वहां से दौड़ते हुए वह घर के अंदर चली गई। उसकी शक्ल देखकर ही यक्षित अंदाजा लगा चुका था कि वो कितना डर गई है। यक्षित उनकी लाशों को ठिकाने लगाने का ऑर्डर देते हुए वहां से निकलकर आईएफएस के लिए चला जाता है। वन्या डरी सहमी सी अपने कमरे में आई। उसे तो अब रूम में आने से ही डर लग रहा था। उसका आज का ये डर उस अटैक से पैदा हुए डर से भी कई गुना ज्यादा था।
जब वन्या ने अपने बेडरूम की दीवार पर यक्षित और वेदांश की साथ वाली बड़ी सी फोटो देखी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही इंसान जो अभी अभी लोगों को बेरहमी से मार रहा था। वह बेड पर बैठकर कुछ सोचने में लगी थी। साथ ही वह अपने आप को काम करने की भी कोशिश कर रही थी, क्योंकि यक्षित का वह रूप देखकर वन्या की दिल की धड़कनें कई गुना बढ़ चुकी थी। शाम को यक्षित जब ऑफिस से घर आया तो वह सीधे अपने रूम में चला गया। उसने पाया कि वन्या अपने लगेज लेकर दरवाजे के बाहर निकलने को हो रही है। यक्षित के लिए यह बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। इनफैक्ट उसे तो पहले से ही पता था वन्या कुछ ऐसा ही करने वाली है। वह वन्या के हाथों से उसका लगेज लेते हुए उसे साइड में रख देता है। वन्या की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी यक्षित की तरफ आंख उठाकर देखने की। वह वन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कहाँ जा रही थी? उद्धरण चिन्ह। वन्या लड़खड़ाती जुबान के बाद बोली, नहीं, कहीं भी तो नहीं। मैं अपनी फ्रंट दृष्टि को बहुत मिस कर रही थी, बस उसी के यहाँ कुछ दिन रहने जा रही थी। यक्षित समझ गया कि वन्या उसे झूठ बोल रही है। वो ये बहाना करके उससे दूर जाना चाहती है। यक्षित अपनी सर्द आंखों के साथ उसे देखते हुए बोला, मेरी परमिशन के बिना जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। वन्या डरते हुए धीरे से बोली, क्या कहीं जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। यक्षित सामने की तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरी परमिशन के बगैर कहीं नहीं जा सकती। तुम आज से, बल्कि अभी से ये बात गांठ बांध लो कि आज के बाद तुम कहीं भी मेरी परमिशन के बगैर नहीं जाओगी। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपने डर पर काबू करते हुए थोड़ा ऊंची आवाज में बोली, ये क्या जबरदस्ती है? आप मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी तरफ अपनी घूरती नजरों से देखते हुए बोला, वन्या आवाज नीचे मत भूलो कि तुम यक्षित राय सिन्हानिया के सामने खड़ी हो और उसके सामने अपनी जबान ऊंची कर रही हो। लोग मेरे नाम से ही खौफ खाते हैं, और वो क्यों खौफ खाते हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप मेरी बात मानो। उद्धरण चिन्ह। यक्षित के ऐसा बोलने पर वन्या की तो बोलती ही बंद हो गई। उसके दिल की धड़कनें डर और घबराहट से एक बार फिर तेज हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर यक्षित उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, वन्या ओपन योर आइज। ये कहते वक्त उसकी गर्म सांसें वन्या के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और यक्षित को देखने लगी। वो अपने दिल की धड़कनों को काबू करते हुए बोली, आपने उन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारा? उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इससे भी दर्दनाक मौत देनी चाहिए थी, है न? उद्धरण चिन्ह। वन्या अपनी नजरें झुकाकर ही बोली, यक्षित मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी सर्द आंखों से वन्या की तरफ देखते हुए बोला, उन्हें उनके किए की सजा दे रहा था, और मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मैं पहले भी इससे भी दर्दनाक सजा लोगों को दे चुका हूँ। उद्धरण चिन्ह। आप ऐसा क्यों करते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, जो मेरे खिलाफ जाने या मुझे नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचता है उसे मैं दर्दनाक मौत देता हूँ। ये कहते हुए यक्षित का ऑरा डार्क हो रहा था, जिसे देखकर वन्या एक बार फिर डरने लगी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कैसे भी करके उस फार्म हाउस से भाग जाती। वन्या ने यह आंखें बंद करके और हिम्मत करके कह दी। यक्षित अपनी उंगली के छोर को वन्या के चेहरे पर चलाते हुए बोला, पर अब तुम मेरी हो चुकी हो। अब चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती तुम। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने जबरदस्ती की हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर दूर जाने की कोशिश की तो। उद्धरण चिन्ह। यक्षित पहले तो डेविल स्माइल करता है, फिर उसके चेहरे के पास आकर बोला, तुम अभी तक यक्षित राय सिन्हानिया को नहीं जान पाई हो। बेहतर यही होगा कि जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो, और खबरदार जो भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड? उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वन्या वहीं बेड पर जा बैठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अब यक्षित के नाम से ही डर लग रहा था।
चैप्टर 17। यक्षित पहले तो डेविल स्माइल करता है, फिर उसके चेहरे के पास आकर बोला, तुम अभी तक यक्षित राय सिन्हानिया को नहीं जान पाई हो। बेहतर यही होगा कि जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो, और खबरदार जो भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड? उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वन्या वहीं बेड पर जा बैठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अब यक्षित के नाम से ही डर लग रहा था। अब आगे बेड पर बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई और वह ऐसे ही सो गई। यक्षित जब चेंज करके बाहर आया तो उसने वन्या को बैठे बैठे ही सोता पाया। वो उसे आहिस्ते से अपनी गोद में उठाकर बेड पर आराम से लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देता है। फिर उसके सिर के पास बैठकर उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए उसके माथे को चूम लेता है। कुछ देर तक यूं ही बैठने के बाद वह अपने लैपटॉप के साथ सोफे पर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। वेदांश की नींद पूरी हो चुकी थी क्योंकि वह काफी देर से सो रहा था। वह अपने आंख खुलते ही अपने छोटे से बेड से उतरकर अपने रूम के बाहर आ गया। उस वक्त हॉल में कोई नहीं था। वह अपने छोटे छोटे पैरों से यक्षित और वन्या के कमरे की तरफ आ गया। डोर खुला था इसलिए वह फुदकते हुए कमरे के अंदर आ गया। जब यक्षित की नजर अपने बेटे पर पड़ी तो उसने अपने लैपटॉप को साइड में रख दिया और वेद की तरफ अपना हाथ आगे कर दिया। वेद दौड़ते हुए अपने डैडी के पास आ गया। यक्षित उसके गालों पर किस करते हुए बोला, क्या बात है, आज मेरे बेबी की निन्नी जल्दी खुल गई। उद्धरण चिन्ह। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए अपनी तोतली आवाज में बोला, यच डैडी, मुझे मम्मा तो देखने का मन हुआ तो मैं आ गया। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपने बेटे के गुलाबी गालों को सहलाते हुए बोला, अच्छा मम्मा को देखने का मन हुआ, पर बेबी अभी आपकी मम्मा तो सो रही हैं। उद्धरण चिन्ह। वेद यक्षित के गाल को अपने छोटे से हाथ से सहलाते हुए बोला, डोंट वरी डैडी, मैं मम्मा तो बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, बस उन्हें दे दूंगा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपने बेबी के माथे पर किस करते हुए बोला, अरे वाह, मेरा वेदांश कितना समझदार हो गया है। ये कहते हुए वह वेदांश को अपनी गोद से नीचे उतार देता है। वेदांश अपने छोटे छोटे पैरों से बेड की तरफ बढ़ जाता है और थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद वह यक्षित के बेड पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। यक्षित की नजर तो अपने बेटे पर ही थी। वेद आहिस्ते से बेड पर चढ़कर वन्या के बगल में बैठ जाता है। फिर सोती हुई वन्या को निहारते हुए उसके माथे पर किस कर देता है। जब वन्या को अपने माथे पर छोटे छोटे होठों के छूने का एहसास होता है तो वह अपनी आंखें खोल लेती है। सामने वेद का प्यारा सा चेहरा देख उसका दिल खुश हो जाता है। वह वेद को अपनी बाहों में भरकर अपने सीने में छिपा लेती है। वेद अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से वन्या के गाल को भरने की कोशिश करता है। ये देखकर वन्या उसके छोटे हाथों को अपने हाथ में लेकर उन्हें चूम लेती है और दोबारा वेद को अपने सीने में छिपा लेती है। वेद को वन्या के पास आकर एक सुकून मिलता ही था। इसी सुकून में वह दोबारा अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ के सीने में सो जाता है। थोड़ी देर बाद यक्षित उनके पास आकर एक ब्लैंकेट से दोनों को कवर कर देता है और अपने काम में लग जाता है। शाम के 7 बजे वन्या किचन में डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। वेद भी अपनी मम्मा के साथ किचन में था। वन्या ने उसे किचन काउंटर में बैठा रखा था। उसे चॉकलेट्स भी दे रखा था। वह आराम से चॉकलेट खाते हुए अपनी मॉम को खाना बनाते हुए देख रहा था। युवान वेद को ढूंढते हुए और किचन में से आ रही खाने की खुशबू को सूंघते हुए अंदर आया। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि वन्या ही होगी किचन में, तभी खाने में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। वह वन्या के पास आकर उसे हग करते हुए बोला, आहा भाभी, मुझे पता था कि किचन में आप ही होंगी। खाने की इतनी टेस्टी स्मेल सूंघकर तो मुझसे वेट नहीं हो रहा। वह अभी भी वन्या को पकड़े हुए था। वन्या उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगी। तभी युवान को किसी छोटे छोटे हाथों की जोर अपने हाथ पर महसूस हुई। जब उसने देखा तो पाया कि यह वेद है जो किचन काउंटर में बैठा हुआ युवान को वन्या से अलग करने की कोशिश कर रहा था। वह अपने चाचू की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, तातू आप मेरी मम्मा ते दूर रहो।
मेरी मम्मा को सिर्फ मैं हग कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपने वेद की प्यारी प्यारी बातें सुनकर स्माइल करने लगी। युवान वन्या को और जोर से पकड़ते हुए बोला, बेटा ये सिर्फ आपकी ही मम्मा नहीं, मेरी भी मम्मा है। इस पर वेद उसे और जोर से घूरते हुए बोला, नहीं मम्मा सिर्फ मेरी है तातू, आपत्ति नहीं। उद्धरण चिन्ह। वह वन्या को किसी छोटे बच्चे की तरह पकड़ते हुए बोला, बेटा आपको आपकी मम्मा क्या मिल गई, आप तो अपने इस क्यूट से चाचू को भूल ही गए। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करता। ये बोलते हुए वह अपना मुंह फुला लेता है। वेद किचन काउंटर पर खड़े होकर युवान के फुले हुए गालों को अपने टिमटिमाती प्यारी आंखों के साथ देखने लगा और उसके लटके हुए चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में भरते हुए बोला, तातू आप गुस्सा हो। उद्धरण चिन्ह। युवान ऐसे ही मुंह फुलाकर बोला, हाँ आपके चाचू आपसे गुस्सा हैं। युवान अभी भी वन्या को पकड़े हुए था। वन्या ऐसे ही गैस पर रखे जार में स्पून चला रही थी। वेद अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ते हुए बोला, प्लीज तातू आप वेदांश से नाराज मत हो। वेदांश तो आपते बिना खेलना अच्छा नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। उनकी इस क्यूट से हरकत को दो आंखें किचन के दरवाजे से देख रही थीं और अपने चेहरे में एक मुस्कान लेकर वे उन्हें निहार रहे थे। ये दोनों चैतन्य दादाजी और अनिल जी थे। वे देख पा रहे थे कि वन्या के आ जाने से घर में कितनी खुशहाली छा गई है। अनिल जी स्माइल करते हुए चैतन्य जी की तरफ देखते हुए बोले, पापा वन्या बेटा को देखकर मुझे लगता है कि मेरी युविका वापस आ गई। वह बिल्कुल युविका की तरह प्यारी है और बिल्कुल अपनी मॉम मालविका की तरह पूरे घर को संभालती है। उद्धरण चिन्ह। कोई और भी था जो अनिल जी और चैतन्य जी को देख रहा था। ये था यक्षित। अनिल जी की बातें सुनकर कहीं न कहीं यक्षित को एक राहत मिल रही थी। चैतन्य जी अनिल जी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तू चाहे अपने बेटे से कितना भी नाराज क्यों रहे, पर इस बात को तू झुठला नहीं सकता कि उसने वन्या जैसी बेटी तुझे दी है। मैं बहुत खुश हूँ कि यक्षित ने वन्या जैसी लड़की से शादी की और इस घर की बड़ी बहू बनाया। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी कुछ नहीं बोले और चैतन्य जी के चेहरे को देखने लगे, क्योंकि उनकी बात बिल्कुल सच थी। यक्षित की वजह से ही उन्हें वन्या जैसी बेटी मिली थी। वेदांश को इस तरह कान पकड़ते देख युवान झट से उसके पास गया और उसे गोद में उठाते हुए बोला, नहीं बेटा आपको चाचू से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वन्या तो दोनों चाचा भतीजे की प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही खुश हो रही थी। अभी यक्षित वाली बात उसके दिमाग से निकल चुकी थी, जिसे थोड़ी देर पहले उसने देखी थी। वह दोनों की तरफ देखते हुए बोली, क्यों न आज हम सबकी पसंद का खाना बनाएं। उद्धरण चिन्ह। युवान अपनी आंखों में चमक लेकर बोला, गुड आइडिया भाभी। उद्धरण चिन्ह। वन्या पर मुझे इसमें तुम्हारे हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तुम सबकी फेवरेट डिशेस के नाम बताओ, मैं एक एक करके सबके मनपसंद डिशेस तैयार करती जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। युवान एक्साइटेड होकर बोला, फिर तो आप सबसे पहले मेरी फेवरेट डिश ही नोट कर लो। पता चल रहा है कि सबकी फेवरेट डिश गिनाते गिनाते मेरी डिश ही रह गई। ये कहते हुए वह सबके फेवरेट डिश के नाम गिनाने लगा। वन्या उसे एक नोटबुक पर नोट करती जा रही थी। वन्या ने सभी डिशेस को बनाना स्टार्ट कर दिया। 2 घंटे के अंदर अंदर उसने डाइनिंग टेबल को सबकी पसंदीदा खानों से भर दिया। सुबह जब सभी डाइनिंग टेबल में आए तो सबके मुंह में पानी आ गया। यक्षित भी खाने को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। भाविक खाने पर अपनी नजरें रखते हुए बोला, दिखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है, पता नहीं खाने में कितना टेस्टी होगा। आई कांट वेट टू टेस्ट इट। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ये तो मेरी फेवरेट डिश है, पर मैडम आपको कैसे पता कि मुझे ये डिश बेहद पसंद है। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वन्या कुछ बोल पाती, आस्तिक ध्रुव की तरफ देखकर बोला, भाई सिर्फ तेरी ही फेवरेट डिश नहीं बनी, यहाँ हम सबकी फेवरेट डिश बनी है। वन्या की तरफ देखते हुए, पर मैडम हमने तो आपके नहीं बताया था कि ये हमारी फेवरेट डिशेज है। उद्धरण चिन्ह। युवान अपना सीना चौड़ा करते हुए बोला, ऑल क्रेडिट्स गोज टू मी। तुम सबको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए,
क्योंकि मेरी वजह से ही तुम सब अपनी अपनी फेवरेट डिशेस को चख पा रहे हो। उद्धरण चिन्ह एकांत तुम्हारी वजह से। तो क्या डिनर मैडम ने नहीं तुमने बनाया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। उद्धरण चिन्ह युवान डिनर भाभी ने ही बनाया है, पर तुम सबके फेवरेट डिशेस का नाम तो मैंने बताया है ना। उद्धरण चिन्ह चैतन्य जी बेटा बाकी बातें बाद में कर लेना, पहले अपनी भाभी के हाथों का खाना चख लो। उद्धरण चिन्ह सभी डाइनिंग टेबल में बैठ गए। वन्या सबके लिए डिनर सर्व करने लगी। आस्तिक ने उसे रोकते हुए कहा, मैडम आप रहने दीजिए, हम सब सर्व कर लेंगे। वन्या ने हमें सिर हिलाया और चैतन्य दादाजी और अनिल जी को डिनर सर्व करने लगी। उसके बाद उसने वेद को डिनर सर्व किया। यक्षित उसकी तरफ घूर कर देखने लगा, जिसे नोटिस करके वन्या ने उसकी प्लेट में भी डिनर सर्व कर दिया। फिर खुद भी खाने लगी। हमेशा की तरह आज भी वन्या ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। सब उंगलियां चाटते रह गए। खाने बाद सबने वन्या के खाने की तारीफ की और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दिन इसी तरह बीतने लगे। इस बीच वन्या डर के मारे यक्षित से बात नहीं करती थी। वो यक्षित के आने से पहले ही सोने की कोशिश करती थी या घर के किसी और कामों में बिजी हो जाती। कभी कभी तो वह वेद के रूम में ही सो जाया करती थी। एक दिन यक्षित ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया था। उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था। वेद और युवान दोनों घर पर ही थे। युवान वेद के साथ नीचे हॉल में खेल रहा था। वन्या भी अपने फोन पर कुछ देखने में बिजी थी। तभी आस्तिक यक्षित को अपने कंधों पर सहारा देकर सिन्हानिया मेंशन में लेकर आ रहा होता है। युवान, वेद, वन्या और दादाजी ये देखकर तुरंत खड़े हो गए, क्योंकि यक्षित की व्हाइट शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। ये देखकर वन्या तो डर के मारे कांप ही उठी। वेद तो अपने डैडी की ऐसी हालत देखकर रोने लगा। युवान किसी तरह उसे शांत कराने लगा। आस्तिक ने यक्षित को संभालकर सोफे पर बिठा दिया। चैतन्य जी दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आस्तिक ये सब कैसे हुआ? आस्तिक ने पूरी बात दादाजी को बताई, जिसे सुनकर दादाजी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। चैप्टर 18 आस्तिक ने यक्षित को संभालकर सोफे पर बिठा दिया। चैतन्य जी दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आस्तिक ये सब कैसे हुआ? आस्तिक ने पूरी बात दादाजी को बताई, जिसे सुनकर दादाजी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। अब आगे वो गुस्से में अपनी आंखें तरेरते हुए बोले, विक्रांत खन्ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैतन्य राय सिन्हानिया के पोते पर हमला करने की? इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हम अभी चुप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे हमारी कमजोरी समझो। उद्धरण चिन्ह फिर वे यक्षित की तरफ देखते हुए आस्तिक को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं। दादाजी का ऑर्डर फॉलो करते हुए वह डॉक्टर को कॉल करता है। उसके बाद यक्षित को पकड़कर उसके कमरे की तरफ ले जाता है। फिर उसे बेड पर आराम से बिठा देता है। वन्या को भी यक्षित को इस तरह से देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो ऊपर अपने कमरे की तरफ गई। वन्या ने एक नजर यक्षित की तरफ देखा। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो अभी रोने वाली है। यक्षित की हालत देखकर वन्या को बहुत रोने का मन कर रहा था। यक्षित ने इशारे से आस्तिक को नीचे जाने के लिए कहा। वह नीचे चला गया। उसके जाने के बाद वन्या उसके बगल में बैठ गई। यक्षित भी अपनी भावहीन आंखों से वन्या को देखने लगा। फिर अपना शर्ट उतारने की कोशिश की, पर इस कोशिश में उसकी बॉडी पर जोर पड़ने लगा, जिससे उसे एक तेज दर्द होने लगा। ये देखकर वन्या उसे रोकते हुए बोली, आप रहने दीजिए, मैं हेल्प करती हूँ। ये कहते हुए वह यक्षित की तरफ झुककर उसके खून से रंगे शर्ट को उतारने में हेल्प करने लगी। यक्षित का पूरा ध्यान वन्या के चेहरे पर था। तभी उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरकर यक्षित के हाथों पर चली गई। वन्या ने झट से अपने आंसू पोंछे और यक्षित की शर्ट उतारकर वॉशरूम में जाकर एक तौलिए को गर्म पानी से भिगो लेती है। वह आहिस्ते आहिस्ते उसके बॉडी में बिखरे खून के धब्बों को साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गए और यक्षित का ट्रीटमेंट करने लगे। उन्होंने उसके चोट को साफ करके उस पर मलहम पट्टी कर दी। कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब की और वन्या को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए।
उन्होंने वन्या को खास ध्यान रखने के लिए कहा कि यक्षित की बॉडी में अभी जोर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना उसके चोटों को भरने में वक्त लग सकता है। वन्या डॉक्टर की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, डोंट वरी डॉक्टर, मैं आपकी कही बातों का ध्यान रखूंगी। डॉक्टर यक्षित का ट्रीटमेंट करके चले जाते हैं। यक्षित इस वक्त अपनी आंखें बंद किए हुए था। वन्या भी उसके बगल में बैठी हुई थी। तभी उसके रूम में युवान और वेद आ गए। वेद कब से अपने डैड से मिलना चाह रहा था, पर उनके ट्रीटमेंट की वजह से युवान ने उसे रोक कर रखा था। अपने डैड की हालत देखकर नन्हे वेद की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उसका रोना सुनकर यक्षित ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त वह अपनी बॉडी पर जोर नहीं दे सकता था, इसलिए वन्या ने उसे अपनी गोद में ले रखा था। वह वेद के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे क्या हुआ मेरे बेबी को? बेटा आप टेंशन मत लो, आपके डैडी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपके डैडी आपके सुपर हीरो जो हैं। फिर वेद अपने डैडी के साथ खेलेगा, घूमी घूमी भी करेगा, है न मेरा बच्चा। उद्धरण चिन्ह। वेद ने बड़ी मासूमियत से हाँ में सिर हिला देता है। वो यक्षित की तरफ झुककर उसके गालों को अपने छोटे छोटे हाथों में भरते हुए उन पर किस कर लेता है। यक्षित अपने छोटे बेबी के इस एक्ट से स्माइल किए बगैर रह नहीं पाता। वह समझ रहा था कि वेद ने उसे यह किस जल्दी ठीक होने के लिए दिया है। वह भी अपने वेद के माथे को चूम लेता है। युवान भी अपने भाई से बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अभी सिर्फ जल्दी ठीक होने का बोलकर वेद को लेकर उनके कमरे से चला जाता है। वह वेद को उसके कमरे में सुला देता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वन्या यक्षित को लेटने में उसकी हेल्प करती है। इस वक्त वो यक्षित के बेहद पास होती है। वन्या का उसके करीब होना यक्षित को एक सुकून देता था। आज भी उसे वन्या को अपनी केयर करता देख बहुत राहत मिल रही थी। वह थोड़ी देर तक अपनी आंखों को बंद किए हुए लेटा रहा। कब वह नींद के आगोश में चला गया उसे पता ही नहीं चला। जब वन्या ने उसे बिल्कुल हलचल करते नहीं पाया तो वो समझ गई कि यक्षित सो चुका है। वो उसके सोते हुए चेहरे के करीब आई, जो इस वक्त बेहद क्यूट लग रहा था। वो उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसके माथे को चूम कर बोली, जल्दी ठीक हो जाए। उद्धरण चिन्ह। उसके चेहरे को निहारते हुए थोड़ी देर तक यूं ही देखती रही। फिर उसकी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करके वेद के रूम की तरफ चली गई। दूसरी तरफ इधर वन्या के डैड मिस्टर जितेश को वन्या के घर से भागने के बारे में पता चल चुका था। मंदिरा ने इस बार भी उन्हें वन्या के बारे में उल्टा पुल्टा बोलकर अपने डैड के नजरों से गिरा दिया था। उसने कहा कि वन्या उसके कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ वह हम सबका मुंह काला करके भाग गई और एज यूजुअल उन्होंने मंदिरा की बातों पर यकीन कर लिया। वह वन्या को कोसते हुए अपनी जलती आंखों से बोले, वो लड़की इतनी गिर जाएगी, ये मैंने सोचा नहीं था। अगर आज गौरी जिंदा होती तो उसे कितनी शर्मिंदगी होती अपनी लाडली बेटी पर। ये दिन दिखाने से अच्छा तो वह मर ही जाती। उद्धरण चिन्ह। जीविका कब से अपने मॉम डैड की बातों को झेल रही थी, पर अब जितेश जी ने अपनी हद पार कर दी तो अब तो जीविका को अपनी दी के लिए आगे आना ही था। वह अपनी तेज आवाज के साथ जितेश जी की तरफ देखते हुए बोली, बस डैड बस, अब बहुत हो गया। वन्या दी पर ये बेहुदा इल्जाम लगाने से पहले आपने एक पल भी अपनी उस मासूम बेटी के बारे में नहीं सोचा, न कि आपके पीठ पीछे वो क्या कुछ नहीं सहती। उद्धरण चिन्ह। मंदिरा जीविका को आंखें तरेरते हुए बोली, जीविका बस अपने जबान पर लगाम दो। उद्धरण चिन्ह। जीविका भी अपनी आंखों से अंगारे उगलते हुए मंदिरा की तरफ देखकर बोली, नहीं मॉम, आज मैं नहीं रुकने वाली, क्योंकि आज मैं रुक गई तो मेरी वन्यादी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। उस वन्यादी के साथ जिसके मौतों पहले ही इस दुनिया से जा चुकी हैं, और उनके डैड को भी आप जैसी औरत ने हमेशा के लिए छीन लिया। उद्धरण चिन्ह। मंदिरा जीविका पर हाथ उठाने वाली थी, पर जीविका ने फुर्ती से उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे नीचे करते हुए बोली, नहीं मॉम, आप पहले भी एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी हैं। आपको कोई हक नहीं कि आप मुझ पर हाथ उठाए, इसलिए अपने हाथों को लगाम दीजिए। उद्धरण चिन्ह।
जीतेश जी भी जीविका पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोले, जीविका ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह। जीविका अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, आवाज नीचे डैड। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसे सुनकर शायद आप गिल्ट से ही मर जाएं। आई एम सॉरी कि मैं आपसे इस तरह से बातें कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले भी सच दिखाने की बहुत कोशिश की थी, पर आपको मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ था। पर आज मैं आपको किसी भी हालत में यकीन दिलाकर रहूंगी। मंदिरा की तरफ अपनी लाल हो चुकी आंखों के साथ, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। उद्धरण चिन्ह। जीविका अपनी बातें जारी रखते हुए बोली, कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि आपने अपनी बेटी मेरी विन्यादी के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है डैड, जिसके लिए वो शायद ही आपको माफ करे। कितनी आसानी से आपने मिसेस मंदिरा अग्रवाल की बात मान ली ना। ये भी नहीं सोचा कि एक बार मुझे अपनी बेटी की बात भी सुननी चाहिए। पर नहीं, उस वक्त तो आपकी आंखों में मॉम के प्यार का भूत चढ़ा था, न तो अपनी बेटी का दर्द आपको कैसे नजर आता। डैड आपको नहीं पता, लेकिन मॉम आपके पीछे विन्यादी को बहुत टॉर्चर करती थी, उन्हें घर का सारा काम करवाती थी। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि उनकी चोट देखकर भी आपको कभी ये पूछने का भी मन नहीं हुआ कि बेटा तुम्हें ये चोट कैसे लगी। सच कहूँ तो मुझे शर्म आती है आपको डैड कहते हुए। आपको यही लगता था ना कि विन्यादी के मल्टीपल अफेयर्स चल रहे हैं, पर इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? नहीं न, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। मॉम ने तो विन्यादी की लाइफ को हेल बना ही दिया था, पर इसमें आपकी भी बराबर की हिस्सेदारी है। पता नहीं डैड, विन्यादी तो आपको माफ करे या न करे, पर मैं तो आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अभी भी मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, पर यू डोंट वरी। जब मैंने कहा कि मैं आज किसी भी कीमत पर आपको यकीन दिलाकर रहूंगी, तो मैं ये करके रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। वह जीतेश जी को एक वीडियो फुटेज दिखाने लगी, जिसमें मंदिरा उसे बुरी तरह पीट रही थी। वन्या उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज उसे छोड़ दे, पर बेरहम मंदिरा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इसे देखने के बाद जीतेश जी को अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा और वो मंदिरा को अपनी जलती आंखों के साथ देखने लगे। वो मंदिरा के पास गए। वह जीतेश जी की तरफ देखते हुए बोली, जीतेश मैं तुम्हें पूरी बात। मंदिरा ने इतना कहा ही था कि एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। ये करारा थप्पड़ जीतेश जी ने मंदिरा के गालों में जड़ा था, जिससे उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। वह जीविका की तरफ देखते हुए बोले, वन्या इस वक्त कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। जीविका दी आपके और मॉम के टॉर्चर से तंग आकर घर छोड़कर एक नए शहर में अपनी जिंदगी की शुरुआत करने गई हैं। वे दोबारा कभी आप दोनों की शक्ल देखना नहीं चाहती। उद्धरण चिन्ह। जीतेश जी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने अपनी प्यारी बेटी के साथ अपनी चालबाज पत्नी के झांसे में आकर क्या किया है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वन्या घर छोड़कर जा चुकी थी और अब वह अभी अपने डैड की शक्ल देखना नहीं चाहती थी। जीविका जीतेश जी की हालत देखकर अपनी आंखों में आंसू लेकर उनसे बोली, डैड आपने दी के साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपने एक बार भी दी को समझने की कोशिश की होती तो वो आज हमारे साथ होती। उद्धरण चिन्ह। जीतेश जी अपनी आंखों में आंसू लेकर बोले, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये भी पता है कि मैंने ये रियलाइज करने में बहुत देर कर दी। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। उद्धरण चिन्ह। जीविका जीतेश जी की तरफ अपनी नम आंखों के साथ बोली, डैड मैं पिछले एक हफ्ते से जीविका दी का फोन ट्राई कर रही हूँ, पर उनका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। आई होप वो ठीक हो, पर उनका फोन स्विच ऑफ आना इस बात का सिग्नल तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में हैं, क्योंकि वन्या दी कभी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं रखती। उद्धरण चिन्ह। जीविका की बातें सुनकर जीतेश जी एक बार फिर अपनी गलती पर पछताने लगते हैं, क्योंकि ये सब उनकी लापरवाही का ही तो नतीजा था। दूसरी तरफ वन्या जब वेद के रूम में आई तो उसने देखा कि वेद अपने फेवरेट टेडी, जो एक सुपर हीरो वाला टेडी था, जो यक्षित ने उसे गिफ्ट किया था,
उसे पकड़कर वो मायूस बैठा था। जब वन्या उसके पास बेड पर आई तो वेद ने उसके करीब आकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसे थाम लिया और अपना मुंह वन्या के सीने में छिपा लिया। वन्या अपने बेटे के पीठ को सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने वेद को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए उसके मायूस चेहरे को देखा। वेद उसकी तरफ देखते हुए अपनी मायूस आवाज में बोला, मम्मा डैडी कब ठीक होंगे? उद्धरण चिन्ह। वन्या वेद के माथे को चूमते हुए बोली, बहुत जल्द मेरे बच्चे। पर वेद को भी सोना पड़ेगा। अगर वे ऐसे सैद सैद रहेगा तो डैडी भी जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। तुम चाहते हो ना बेटा कि डैडी जल्दी ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। वेद ने मासूमियत में हाँ में सिर हिला दिया। वन्या उसे अपने सीने में छिपाकर उसके पीठ को सहलाते हुए उसे सुलाने लगी। यक्षित रूम में अकेला था और वह गहरी नींद में भी था। तभी उनके कमरे में किसी आदमी की परछाई रूम में एंटर हुई और धीरे धीरे यक्षित की तरफ बढ़ने लगी। चैप्टर 19। वेद ने मासूमियत में हाँ में सिर हिला दिया। वन्या उसे अपने सीने में छिपाकर उसके पीठ को सहलाते हुए उसे सुलाने लगी। यक्षित रूम में अकेला था और वह गहरी नींद में भी था। तभी उनके कमरे में किसी आदमी की परछाई रूम में एंटर हुई और धीरे धीरे यक्षित की तरफ बढ़ने लगी। अब आगे ये और कोई नहीं यक्षित के डैड अनिल जी थे, जो कमरे में आकर अपनी भावहीन आंखों से यक्षित को देखने लगे। वह जैसे ही यक्षित की तरफ कदम बढ़ाने लगे, कुछ सोचकर उनके कदम अपने आप ही वहीं रुक गए। वन्या रूम के दरवाजे के पास आ चुकी थी और अनिल जी को दूर से ही यक्षित को देखते देख रही थी। आज मौका था उसके पास ये जानने का कि उनके बीच ऐसा रिश्ता क्यों है। क्यों एक बाप और बेटा एक ही घर में एक दूसरे को नजरअंदाज करते हैं। वो अनिल जी की तरफ देखते हुए बोली, डैड ऐसा क्या है जो एक पिता को अपने बेटे से मिलने से रोक रहा है? उद्धरण चिन्ह। अनिल जी एक नजर पलटकर वन्या को देखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों के सामने उनके पुराने घाव, उनके पुराने दर्द उमड़ आए हैं। वो उसकी बात का जवाब दिए बिना ही वहां से निकल जाते हैं। अब वन्या मन ही मन ठान लेती है कि वो पता लगा कर रहेगी कि दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है, और वो यक्षित को भी इस बारे में पता लगने नहीं देगी, क्योंकि यक्षित के उस रिएक्शन से वह इतना तो समझ चुकी थी कि जरूर उसके पास्ट में कुछ हुआ है। अगली सुबह वन्या की नींद पहले खुली थी। दवाइयों की असर की वजह से यक्षित अभी भी सो रहा था। उसे सोता देख वन्या को भी एक सुकून मिल रहा था। डॉक्टर ने यक्षित को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने के लिए कहा था। वन्या भी यही मेक श्योर कर रही थी कि वह अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी स्ट्रेस न दे। वन्या उठ गई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। 1 घंटे के बाद वह नहाकर रेडी हो गई। उसके बाल अभी गीले थे, इसलिए वह इसे टॉवल से सुखा रही थी। उसने आज डार्क ब्लू कलर की कुर्ती और नीचे व्हाइट पैंट्स पहने हुए थे, जो उसके फेयर कॉम्प्लेक्शन को बहुत शूट कर रहा था। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठकर रेडी हो रही थी। उसने अपने फेस में क्रीम लगाया और होठों पर लिप बाम। बस इतने में ही वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वन्या को ज्यादा मेकअप अप्लाई करना पसंद नहीं था। वह मेकअप तभी करती थी जब उसे किसी पार्टी या फंक्शन में जाना होता, पर तब भी यह न के बराबर ही होता था। उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया और गले में उसने मंगलसूत्र पहना हुआ था। नो डाउट सिंदूर और मंगलसूत्र उसके लुक को और भी खूबसूरत बना रहा था। तभी वन्या को एहसास हुआ कि यक्षित नींद से जाग रहा है। जब उसने उसे उठने के लिए मशक्कत करते देखा तो वो फौरन उसके पास गई। वो उसकी तरफ झुककर उसे सहारा देने लगी। इस वक्त वन्या का फ्रेश चेहरा यक्षित के चेहरे के बेहद करीब था। वह तो उसके चेहरे पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वन्या की यह खुशबू उसके सांसों में घुलकर उसे पागल करने में लगी थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। वन्या ने उसे सहारा देकर बेड पर बिठा दिया था। यक्षित को वॉशरूम जाना था, इसलिए वन्या उसे सहारा देते हुए वॉशरूम में ले गई और उससे बोली कि वह यहीं दरवाजे पर उसका वेट कर रही है। वन्या को अपनी इस तरह से केयर करते देख यक्षित को बहुत अच्छा लग रहा था, पर अपने चेहरे से वह शो नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह वॉशरूम से बाहर आया तो वन्या ने उसे सहारा देकर बेड पर वापस बिठा दिया। अभी भी सुबह के 7 ही बज रहे थे।
मतलब अभी वह वेदांश को थोड़ी देर और सोने देना चाहती थी, क्योंकि उनका बेटा अपने डैडी की ऐसी हालत देखकर बहुत सैड था। वो कल रात लेट से भी सोया था, इसलिए वन्या उसे थोड़ी देर और सोने देना चाहती थी। तभी वन्या ने नोटिस किया कि यक्षित को पसीने आ रहे हैं। वो उसके पास गई और उसके चेहरे को छूते हुए बोली, आपको तो पसीने आ रहे हैं, चलिए मैं आपको साफ कर देती हूँ। ये कहते हुए वह उसे आहिस्ते से सहारा देते हुए वॉशरूम की तरफ ले जाती है। वहाँ एक चेयर में बिठाकर उसके शर्ट के बटनों को एक एक करके निकालने लगती है। फिर एक गीले तौलिए से उसे साफ कर देती है। उसे साफ करते वक्त भी वन्या उसकी तरफ झुक गई थी। यक्षित अपनी आंखें बंद करके बस वन्या की खुशबू को अपने सांसों में फील कर रहा था। उसे क्लीन करने के बाद वन्या वापस बेड पर ले आई। यक्षित को उसका शर्ट पहनाने में हेल्प किया और वेद के रूम की तरफ चली गई। यक्षित अपनी आंखें बंद किए हुए बेड पर आराम से अपनी पीठ टिकाकर लेटा हुआ था। तभी उसे कदमों की आहट हुई। वह आंख बंद किए हुए ही पहचान गया कि ये कौन है। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, युवान ने एक नजर उसको देखा और उसके करीब आकर उसके सीने से लिपट गया। यक्षित जानता था कि उसका भाई उसको लेकर कितना इमोशनल है। वो युवान को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को रब करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उससे अलग होकर अपनी नम आंखों के साथ बोला, भाई आपको ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज आप जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे डांटो, पनिश करो, पर ऐसे शांत मत रहो। आपको पता है न कि मॉम के बाद आप ही हो मेरे लिए। भाई मॉम को तो मैंने खो दिया, पर आपको मैं किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह एक बार फिर यक्षित के सीने से लिपट जाता है। यक्षित अपने एक हाथ से उसके सिर को सहलाने लगता है। युवान अपने भाई को देखने के बाद रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद यक्षित विक्रांत खन्ना के बारे में सोचने लगता है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह डार्क हो जाता है। उसकी जलती आंखें बता रही थी कि वह इस वक्त कैसा फील कर रहा है। विक्रांत की वजह से उसके भाई, वाइफ और बेटे की आंखों में आंसू आए थे, जिसे सोचकर ही यक्षित का गुस्सा और बढ़ रहा था। उसने तेजस को कॉल किया और बात करते करते बालकनी में चला गया। यक्षित अपनी सर्द आवाज में बोला, तेजस, विक्रांत खन्ना को एक खूबसूरत सा सरप्राइज दो। मेक श्योर कि ये उसके होश उड़ा दे। उद्धरण चिन्ह। तेजस समझ गया कि उसे क्या करना है। वो यक्षित का ऑर्डर फॉलो करते हुए बोला, यस बॉस, ऐसा ही होगा। उसके बाद यक्षित तेजस को कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी उसे अपने ऊपर किसी की नजर फील होती है तो वो पीछे पलटता है। वह देखता है कि यह वन्या है जो उसे ही घूर रही थी। वो उसे ही घूरते हुए मन ही मन बोली, वैसे तो मुझे बहुत लेक्चर देते रहते हैं कि तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो, जैसे खुद तो अपना बहुत ध्यान रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, वो इसलिए बेबी क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है और मैं तो वैसे भी जल्दी रिकवर हो सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वन्या पीछे हटते हुए यक्षित की तरफ देखकर बोली, कोई जरूरत नहीं है सुपर हीरो बनने की। आप चुपचाप रास्ट करेंगे, मतलब रास्ट करेंगे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसके क्यूटनेस से भरे ऑर्डर सुनकर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया, पर जल्द ही उसने यह अपने चेहरे में ही छिपा लिया। वह अभी भी वन्या की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर वन्या धीरे से बोली, आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? चुपचाप एक जगह खड़े रहिए न। उद्धरण चिन्ह। पर वन्या की बातों का यक्षित पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह वन्या के बेहद करीब आकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम भी चुपचाप एक जगह खड़े नहीं रह सकती क्या? मुझसे इतना डरती क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। वन्या उससे नजरें चुराते हुए बोली, मैं नहीं डरती आपसे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर ही बोला, तो मुझसे नजरें चुराने का क्या मतलब समझूं मैं? वो उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तुम डरती हो ये सोचकर कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार न हो जाए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित का ये टच उसे मदहोश करने में लगा हुआ था। वो अपने होश संभालते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली,
ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस अपना ये हाथ हटाइए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित भी उसे टीस करते हुए बोला, अगर न हटाऊं तो। ये कहते हुए वह वन्या की तरफ झुककर उसकी खुशबू में खोते हुए उसके सीने से लग जाता है। वन्या की तो हालत ही खराब हो गई थी यक्षित के इस तरह से करीब आ जाने से। वह वन्या के सीने से लगे हुए ही अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर जानबूझकर उसे प्रोवोक करने के लिए बोला, अभी थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, थोड़ी देर में मुझे आईएफएस के लिए भी निकलना है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित का इतना कहना था कि वन्या उसे खुद से आहिस्ते से अलग करते हुए किसी प्रोटेक्टिव बीवी की तरफ कहना शुरू किया, पागल हो गए हैं आप या आपका दिमाग खराब हो गया है। पर मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते आप आईएफएस नहीं जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम्हारा ऑर्डर है। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने भी जोश जोश में कह दिया, हाँ ये मेरा ऑर्डर है। यक्षित उसके बेहद करीब आ गया, इतना कि दोनों अपनी सांसों को एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। यक्षित इसी पोजीशन पर वन्या से बोला, लगता है अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। उद्धरण चिन्ह। तब जाकर वन्या को ये ध्यान आया कि वह जोश जोश में यक्षित राय सिन्हानिया को ऑर्डर दे चुकी है। वो यक्षित से अपनी नजरें चुराते हुए बोली, सॉरी वो मुझे ध्यान। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने इतना ही कहा था कि यक्षित उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, शुश, नो नीड टू से सॉरी, मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। अब वन्या को शर्म आने लगी क्योंकि यक्षित अभी भी उसके बेहद करीब था। वो उसकी तेज हो चुकी धड़कनों को महसूस करके ही बता सकता था कि वो कितना घबरा रही है। वो यक्षित से आहिस्ते से अलग होते हुए बोली, मुझे बहुत काम है। उद्धरण चिन्ह। ये बहाना बनाते हुए वह बिना टाइम वेस्ट किए कमरे से बाहर दौड़कर आ गई। उसकी ऐसी हालत देखकर यक्षित खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। वन्या सीधे किचन में आ गई और खुद को काम करने की कोशिश करने लगी। वो मन ही मन बोली, आज तो जान ही निकाल दी थी यक्षित ने। कभी कभी ये स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह एक कप चाय और कॉफी बनाने लगी, फिर उसे कप में निकालकर एक ट्रे में युवान के रूम की तरफ चली गई। उसका दरवाजा पहले ही खुला हुआ था, इसलिए वह सीधे अंदर चली गई। उसने देखा कि युवान अपने बेड पर बैठा हुआ किसी सोच में गुम है। वन्या ने चाय और कॉफी का कप वहीं टेबल पर रख दिया और युवान के बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। उसके सिर को सहला रही थी। युवान ने उसे कहा था कि उसके पास आकर उसे माँ के करीब आने का सुकून मिलता है। चैप्टर 20। वन्या ने चाय और कॉफी का कप वहीं टेबल पर रख दिया और युवान के बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। उसके सिर को सहला रही थी। युवान ने उसे कहा था कि उसके पास आकर उसे माँ के करीब आने का सुकून मिलता है। अब आगे दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर युवान आहिस्ते से वन्या से अलग होता है। उसकी आंखें अब नम सी हो गई थी। आज पहली बार वन्या युवान को इस तरह इमोशनल होते देख रही थी। युवान को इस तरह देखकर वन्या समझ गई कि वह अपने भाई से कितना प्यार करता है। वन्या उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारे भाई बहुत लकी हैं कि उन्हें तुम जैसा भाई मिला है। उद्धरण चिन्ह। युवान वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, भाई मेरे लिए सब कुछ हैं। उनमें मेरी पूरी दुनिया बसती है। यक्षित भाई के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। भाभी आपको पता है, जब मॉम और युविका की डेथ हुई थी तब डैड खुद को संभालने की हालत में भी नहीं थे। वे डिप्रेशन में चले गए थे। तब यक्षित भाई ने ही मुझे एक डैड की तरह संभाला था। वो कभी अपना प्यार जताते नहीं, पर मैं जानता हूँ कि वो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। वन्या युवान की तरफ देखकर स्माइल करने लगी और युवान से बोली, डोंट वरी युवान, तुम्हारे भाई बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। उसके बाद उसके हाथों में कॉफी का वो मग दे दिया जो वह उसके लिए बना कर लाई थी और खुद चाय की सिप लेने लगी। वो अपने हाथों में चाय का कप लेकर बोली, युवान एक बात बताओ, डैड और यक्षित के साथ कुछ हुआ है क्या जो वे दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि एक दूसरे को जानते ही न हो।
उद्धरण चिन्ह। युवान ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वह वन्या को सिन्हानिया फैमिली के एक ऐसे चैप्टर से रूबरू कराने वाला था जो वह दोबारा याद भी करना न चाहता हो। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, मैं इस इंसिडेंट को अपनी लाइफ में कभी याद करना नहीं चाहता, पर आपको बताना भी जरूरी है क्योंकि ये यक्षित भाई की लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आपने सही नोटिस किया, यक्षित भाई और डैड के रिश्ते में एक खटास आ गई है, और इसका रीजन है मॉम और युविका की डेथ। वन्या युवान की बातें सुनकर चौंक गई और बोली, क्या कहा? मॉम और युविका की डेथ। उद्धरण चिन्ह। युवान अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, हाँ भाभी, मॉम और युविका की डेथ। उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी, किसी ने टेरेस से धक्का देकर उनकी जान ले ली। डैड मॉम और युविका की मौत का जिम्मेदार यक्षित भाई को मानते आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वन्या तो पहले ही मॉम और युविका की मर्डर की बात सुनकर ही चौंक गई थी। उसे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि डैड उनकी वाइफ और बेटी की मौत का जिम्मेदार अपने ही बेटे को क्यों मानते हैं। वन्या युवान की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो युवान से सवाल करने लगी, मॉम और युविका की मौत की वजह डैड यक्षित को क्यों मानते हैं? उद्धरण चिन्ह। युवान ने उस दिन का पूरा इंसिडेंट वन्या को बता दिया जिस दिन उसकी मॉम और बहन की डेथ हुई थी। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, भाभी, उस फंक्शन में डैड ने यक्षित भाई को मॉम और युविका के साथ जाने को कहा था और ये सख्त से सख्त हिदायत दी थी कि वो एक पल के लिए भी दोनों को अपनी आंखों से दूर न जाने दें, क्योंकि सिन्हानिया फैमिली के दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। यक्षित भाई मॉम और युविका के साथ फंक्शन में आए, वे उनके साथ ही थे, पर तभी उनके ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट इमरजेंसी आ गई, जिसकी वजह से भाई को न चाहते हुए भी मॉम और बहन को छोड़कर जाना पड़ा। तब तक के लिए भाई ने दोनों की सिक्योरिटी के लिए एक बॉडीगार्ड वहां रखा हुआ था, पर जब वे वापस आए तो वही हुआ जिसका डर था। किसी ने उन्हें टेरेस से धक्का देकर उनकी जान ले ली। ये कहते हुए युवान की आंखें नम हो गईं। वन्या उसे संभालने के लिए उसके कंधे पर अपना हाथ रख देती है। युवान अपनी बात जारी रखता है, उनकी मौत की खबर सुनकर डैड बिल्कुल टूट गए। वो युविका से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो उनकी लाडली बेटी थी और यक्षित भाई और मेरी लाडली बहन। जब उन्हें यक्षित भाई के फंक्शन छोड़कर जाने की बात पता चली तो वे यक्षित भाई को बहुत खरी खोटी सुनाए थे। डैड तब बहुत पेन में थे, उन्हें बस अपनी वाइफ और बेटी के खोने का गम दिख रहा था। डैड का कहना था कि अगर यक्षित भाई उन्हें छोड़कर नहीं जाते तो ये सब होता ही नहीं। शायद डैड सही भी हों, पर यक्षित भाई को नहीं पता था कि ये सब होने वाला है, वरना वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाते। उद्धरण चिन्ह। युवान की बातें सुनकर वन्या की आंखें नम हो गई थी। युवान अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, उस दिन सिर्फ डैड ने अपनी वाइफ और बेटी नहीं खोई थी, बल्कि मैंने और भाई ने भी अपनी माँ और बहन को खोया था। पर डैड को अपने गम के आगे हमारा गम नजर नहीं आया। यक्षित भाई तो ऑलरेडी मॉम और युविका की डेथ की खबर सुनकर टूट चुके थे, पर डैड के इस इल्जाम ने भाई को अंदर तक हिला कर रख दिया। उन्हें अपनी ही मॉम और बहन का कातिल बना दिया गया। तब से लेकर आज तक डैड और भाई का रिश्ता वैसा का वैसा ही है। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए बोली, पर युवान यक्षित जानबूझकर तो मॉम और युविका को छोड़कर नहीं गए थे। आई एम श्योर ऑफिस में जरूर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई होगी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया होगा। उनसे ये अनजाने में ही हो गया, पर इसके लिए उन्हें अपनी मॉम और बहन की मौत का जिम्मेदार मानना गलत है। उन्होंने ये कदम अपनी ऑफिस की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए उठाया। उद्धरण चिन्ह। युवान, भाभी आप सही कह रही हैं, पर डैड को ये बात कौन समझाए? वे अपनी वाइफ और बेटी को खोने के गम में ये भूल ही गए कि उनके बेटे ने भी अपनी माँ और बहन खोई है। डैड को यक्षित भाई का दर्द कभी नजर ही नहीं आया। बढ़ते वक्त के साथ उन्होंने भाई से दूरी बना ली। भाभी आपको पता है, भाई ने ये गम किसी के सामने शेयर नहीं की। वे अकेले ही इसे सहते हुए घुटते रहे, पर हम में से किसी को भी कुछ भी नहीं बताया कि वे किस दर्द से गुजर रहे हैं।
भाई ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी, पर डैड ने उन्हें गैर जिम्मेदार ठहराकर उन्हें तोड़सा दिया। तब से उन्हें अपने लिए ये शब्द सुनने से ही नफरत हो गया। उद्धरण चिन्ह। अब वन्या को समझ आ रहा था कि उस दिन यक्षित ने जब वन्या से अपने लिए गैर जिम्मेदार शब्द सुनकर क्यों गुस्से से पागल हो गया था। अब वन्या को समझ आ रहा था कि उसने अनजाने में ही सही पर यक्षित के गहरे घावों को ताज़ा कर दिया था। अब वन्या को अपनी बातों के लिए बुरा लगने लगा। क्यों उसने बिना सोचे समझे यक्षित को इतना कुछ सुना दिया था। युवान, मॉम और युविका की डेथ के बाद से डैड ने भाई से बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया। भाई जब उनकी केयर भी करते तो भी यह डैड को पसंद नहीं आता था। वे बार बार भाई से यही कहते थे कि वे उनसे और उनके मामलों से दूर रहा करें। डैड के जिद के आगे भाई को झुकना पड़ा, लेकिन उन्होंने डैड की परवाह करनी नहीं छोड़ी। बस वे हम में से किसी को भी ये पता लगने नहीं देते थे कि उन्हें डैड की फिक्र है। उस दिन भी जब डैड बेहोश होकर गिर गए थे, तब भी उन्होंने हर 2 घंटे में मुझे कॉल करके डैड की खबर लेते रहे। उद्धरण चिन्ह। वन्या को अब गिल्ट फील होने लगा। यक्षित के बारे में वह क्या सोचती थी कि वह एक गैर जिम्मेदार बेटा है, पर असल में तो वह सबकी बहुत अच्छे से केयर करता है, पर दिखाता नहीं है। युवान वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी मैं चाहता हूँ कि डैड एक बार अपने गुस्से को साइड रखकर सच को समझने की कोशिश करें और भाई को भी माफ कर दें, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई ने इतनी बड़ी गलती नहीं की है। अगर भाई की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो भाई ने किया। उद्धरण चिन्ह। वन्या युवान की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी युवान, आई विश तुम जो चाहते हो वैसा ही हो। उद्धरण चिन्ह। फिर वह युवान के कमरे से निकलकर वेद के कमरे की तरफ जाने लगी। उसे देखना था कि उसका प्यारा बेबी अब तक उठा या नहीं। जब वह उसके रूम में पहुंची तो वेद वहां नहीं था। वन्या ने वॉशरूम में भी देखा, पर वह वहां भी नहीं था। वह अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। अंदर आकर उसने पाया कि वेद अपने सुपर हीरो वाले टैडी को अपने एक हाथ से पकड़कर उनके कमरे में आ गया था। यक्षित बेड पर बैठे हुए उसे देख रहा था। वह बेड के करीब जाकर अपने छोटे छोटे हाथों से बेड को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने लगा। थोड़े स्ट्रगल के बाद वह बेड पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। वन्या भी स्माइल करते हुए बेड में आ जाती है। वेद दोनों के बीच में होता है। वेद अपने टैडी को साइड में रखकर अपने छोटे से हाथ से यक्षित के गाल को छूते हुए बोला, डैडी अब आप कैसे हो। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वेद के उस हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे चूमते हुए बोला, अब मैं काफी ठीक हो गया हूँ बेटा। वेद अपने डैडी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, डैडी मुझे पता था कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, क्योंकि मेरी मम्मा आपका ख्याल रख रही है न इसलिए। उद्धरण चिन्ह। वन्या स्माइल करते हुए अपने बेटे की प्यारी प्यारी बातें सुन रही थी। वेद अपनी क्यूट बातों को जारी रखते हुए बोला, डैडी आप जब ठीक हो जाओगे तो हम दोनों मिलकर लुका छिपी खेलेंगे। फिर वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा आप टेंशन मत लो, वेदांश आपको भी खिलाएगा। डैडी हम क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलेंगे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपने बेटे की प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही स्माइल करने लगा। वह उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ मेरे बेबी अपने डैडी को एक बार ठीक हो जाने दो, फिर मैं और आप खूब गेम्स खेलेंगे ओके। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद बातें करते करते यक्षित को नींद आने लगी। वेद की भी पलकें भारी होने लगी। यक्षित तो पहले ही लेटा हुआ था, इसलिए वह आंख बंद करके सो गया। वन्या ने वेद को भी वहीं अपने डैड के बगल में सुला दिया और दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर देती है। वो यक्षित की तरफ देखते हुए उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। ये कहते हुए वो उसके माथे को चूम लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर सब्सक्राइब कमेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए लाइक